लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद शान पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के साइंस के। ठीक है, ये आपका जैव प्रक्रम जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, तो उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने क्या किया है, जो रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है उसको क्या किया है, चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल स्टडी पॉइंट विद शान पर जाकर उसको अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और क्लास तो चल नहीं रहा है। इसीलिए क्या करिए, आप ऑनलाइन अपनी तैयारी जारी रखिए। देखिए, जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं वो आपके एनसीईआरटी का जो देखिए सिलेबस है उसके अनुसार ही दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि क्या है, हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी आप देखिए जो हमारे यहाँ पर है जो क्वेश्चन है वो उनकी और अपने जो पढ़ाई है वो अपनी जारी रख सके। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। देख रहे हैं, प्रश्न पहला यहाँ पर दिया है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। ठीक है, ध्यान देना, जो विसरण होता है आपका क्या होता है, विसरण से देखिए, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, देखिए हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। ठीक है, इसलिए साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में अपर्याप्त है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, सजीव मतलब जिसमें प्राण हो। तो देखिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीवों के लक्षण मापदंड का प्रयोग करेंगे। अर्थात हम देखेंगे कि उसमें गति हो रही है या नहीं, वृद्धि हो रही है या नहीं, श्वसन क्रिया हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इन सब की फलस्वरूप हम जान सकते हैं कि हमारा जो जीव है सजीव है या निर्जीव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए, किसी जीव द्वारा देखिए कार्बन तथा ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर आपका, जीवन के अनुरक्षण के लिए हमें श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन, जनन आदि प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। ठीक है, अनुरक्षण माने जीवन को बनाने के लिए, ठीक है, या जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, देख लीजिए, स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, जबकि विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, तो स्वयंपोषी पोषण में कि जो हमारे जो जीव होते हैं वो अपना अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो विषमपोषी पोषण होता है उसमें देखिए जो हमारे जीव होते हैं वो दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से, ठीक है, CO2 आपका वायु से लेंगे, प्रकाश को सूर्य से, जल तथा अन्य खनिज लवणों को मृदा से क्या कर सकते हैं, वो अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। ठीक है, तो आमाशय मतलब पेट। ठीक है, देखिए, हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन की उपस्थिति में कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। ठीक है, ध्यान देना, हमारे आमाशय में देखिए HCl होता है, तो HCl क्या आपका अम्ल है, तो ये देखिए अम्लीय माध्यम को क्या करता है, तैयार करता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। ठीक है, देखिए, पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे देखिए जो पाचक एंजाइम होते हैं वो अमीनो अम्ल, देखिए आपका प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को क्या करेंगे, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं,
पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। क्षुद्रांत आपका देखिए छोटी आंत होता है, जहाँ पर हमारे भोजन का लगभग 80% पाचन हो जाता है। तो देखिए उत्तर देते हैं, क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। अंग्रेजी में इसको विलाई कहते हैं, ध्यान देना, VILLI, ठीक है, विलाई कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायता होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, तो देखिए जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का। चूँकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर से क्या होती है, अधिक होती है। तो ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना, उत्तर आपका होगा, जीव निम्नलिखित 3 पथों द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा होगा ऑक्सीजन की कमी में पाइरूवेट का विखंडन करके। तीसरा है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। तो 3 विधि से क्या कर सकते हैं, वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो देखिए मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रुधिर में उपस्थित उर्वरक हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बच जाता है तथा उसे फेफड़े तक ले जाता है, जहाँ से वह सभी कोशिकाओं को पहुँचा दी जाती है। तो देखिए हमारे शरीर में देखिए जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, आपके ब्लड में पाई जाती है। तो उसी के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाती है तथा श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखिए, उत्तर आपका होगा, मानव फुफ्फुस गुब्बारे जैसी संरचनाएं लिए होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। फिगर में देख लेंगे किताब में। तो गुब्बारे जैसी संरचनाएं श्वसन के लिए आवश्यक गैसों की मात्रा व अन्य आवश्यकताओं के अनुसार फैले सिकुड़ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों का क्या कार्य है। ठीक है, तो वहन मतलब कि संवहन या ले जाना। तो देखिए मानव में वहन तंत्र के घटक व उनके कार्य निम्नवत है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या है वहन तंत्र आपका, रुधिर। ठीक है, तो रुधिर खनिजों, श्वसन गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, व्यर्ज्य पदार्थ मतलब कि जो बेकार पदार्थ हैं, हार्मोन, जल, अकार्बनिक पदार्थ तथा अन्य रसायनों का वहन करता है। ठीक है, तो आपका रुधिर कार्य है। दूसरा है रुधिर वाहिकाएँ, धमनी, इसमें देखिए धमनी तथा सिराएँ आती है। तो देखिए धमनी हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण। धमनी का जो कार्य है हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, जबकि सिराएँ विभिन्न भागों से रुधिर एकत्र करके हृदय तक वापस लाती हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। तो धमनियों में देखिए आपका क्या शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, और सिराओं में क्या होता है आपका अशुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। ये आप लोग ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा आपका देखिए जो परिवहन तंत्र आपका हृदय, हृदय एक पंप की तरह प्रत्येक क्षण रुधिर को हमारे शरीर में पंप करता है। चौथा आपका लसिका, लसिका पचे हुए तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है तथा यह अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हमारे जो स्तनधारी और पक्षियों में देखिए ऐसा क्या होता है। तो उत्तर देखिए, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अपने शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। ठीक है, तो ध्यान देना,
जो हमारे उच्च संगीत पादप है या तो हमारे जटिल पादप है उनमें वहन तंत्र का जो घटक है जाइलम व फ्लोएम होता है। ध्यान देना, जाइलम देखिए जल का परिवहन करता है, किसका, जल का। बात करें फ्लोएम का तब फूड से भोजन, ये भोजन का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे देखिए पादपों में जाइलम और फ्लोएम दो क्या होते हैं, वो परिवहन तंत्र होते हैं। जाइलम के द्वारा आपका जाइलम जैसे जल, फ्लोएम फंसे फूड तो भोजन, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो उत्तर देखिए, पादप में जल व खनिज लवण का वहन जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। तो जाइलम जल और भोजन आप फ्लोएम करेगा वो फूड का। नेक्स्ट है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि को वर्णन कीजिए, ठीक है। तो उत्तर देखिए यहाँ पर दिया है, वृक्काणु की कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। नेफ्रॉन जिसको कहते हैं, नेफ्रॉन जो होती है किडनी की क्या होती है, वो फंक्शनल यूनिट होती है। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला एक बोमेन संपुट या उसको ग्लोमेरुलस के साथ, ठीक है। दूसरा एक लंबी नलिका, ठीक है। चलिए कार्य देख लेते हैं। वृक्काणु के देखिए जो कार्य है वो पहला कार्य है, रुधिर रीनल धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहती है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर क्षमता रहता है। दूसरा है, रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले खनिज बोमेन संपूर्ण द्वारा छान दिए जाते हैं। तीसरा के कार्य देखिए, इस निस्यंद में वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती वह भी होती है। चौथा है, जब यह निस्यंद नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। पाँचवा है, उन वर्ज्य पदार्थों का भी क्षरण इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। छठवां है, अंत में निस्संद में केवल यूरिया, अन्य वर्ज्य पदार्थ तथा जल ही रह जाता है, जिसे अवमूत्र कहा जाता है। यह संग्राहक में एकत्रित होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जी मतलब कि जो हमारे बेकार के पदार्थ रहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं। तो देखिए, उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप प्रकाश संश्लेषण, आपका वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, वहाँ से गैसों का प्रदान होगा, उन पत्तियों को गिराना जिनमें वर्ज्य पदार्थ एकत्र रहते हैं आदि क्रियाएं करते हैं। इनके अतिरिक्त वे वर्ज्य पदार्थों को रेजिन तथा गोंद के रूप में एकत्रित करते हैं तथा कुछ वर्ज्य पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। चलिए देखते हैं उत्तर। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन पुनरावशोषण क्रिया द्वारा होता है। मूत्र में जल की मात्रा शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलेय एवं उत्सर्जित पदार्थ करना है पर निर्भर करता है। चलिए ये तो रहा। अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है, ठीक है। आपका हिस्सा देखिए, वृक्क की जो होता है क्या है, वो सर्जन से, ठीक है, वो आपके उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पहले बता दिए, जाइलम आपका जल का परिवहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो इसका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए जो यूपी बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाते हैं उन सभी के लिए, या फिर जो आप एक दिवसीय एग्जाम जो भी SSC MTS का देते हैं, तो सभी के लिए देखिए क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, ठीक है। तो क्रिया आपकी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ध्यान देना। कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो इसकी खोज की है आपकी अल्टमान ने, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ठीक है। तो लिपिड का पाचन पूछा है, तो उत्तर देखिए, वसा हमारी आंत में बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में उपस्थित होती है, जिनके कारण एंजाइम को इसे विखंडित कर पाने में असमर्थ होते हैं। पित्त रस इन बड़ी गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम उनसे क्रिया कर सके। अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। वसा के पाचन की यह संपूर्ण प्रक्रिया क्षुद्रांत या छोटी आंत में होती है। चलिए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
देखते हैं भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। उत्तर देखते हैं भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका होती है। पहला देखिए लार में एक एंजाइम होता है जिसे सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं। यह एंजाइम मंड को विखंडित करके शर्करा में बदल देता है। तो ये पहला है। दूसरा देखिए लार भोजन को चिकना बना देता है जिससे इसे चबाना तथा सरकाने में आसानी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए देखिए परिस्थिति। तो उत्तर देखिए स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। इसके उत्पाद देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वायवी तथा अवायवी श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवी श्वसन होता है। तो उत्तर चलिए अंतर देख लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए है तो अंतर देखिए पहला है वायु श्वसन में वायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, अवायु में देखिए अब जैसा कि नाम से ही है अवायु श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा देखिए वायु श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण विखंडित होता है। ठीक है, उसमें देख लीजिए इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। ठीक है, तीसरा देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है। चौथा है इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें देखिए इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पाँचवा है यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होती है। यह देखिए यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। छठा है तो वायु श्वसन में 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं जबकि अवायु श्वसन में केवल 2 एटीपी अणु क्या होते हैं मुक्त होते हैं। एटीपी जो होता है इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तर में। देखिए कुपिकाएँ महीन दीवारों तथा असंख्य रुधिर कोशिकाओं वाली रचना है जिनके कारण रुधिर तथा कुपिकाओं में भरी वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। दूसरा देखिए कुपिकाओं की संरचना गुब्बारे की तरह होती है जो आवश्यकता अनुसार गैसों का आदान प्रदान करने के लिए फैल तथा चिपक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन आपके ब्लड। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है, तो ध्यान देना हीमोग्लोबिन के कारण क्या होगी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो दोहरा परिसंचरण आपका डबल सर्कुलेशन की बात की है। चलिए देखते हैं उत्तर। तो मनुष्य में देखिए मनुष्य सहित समस्त स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, प्रथम परिसंचरण तो हृदय और फुफ्फुस के मध्य पाया जाता है जिसे पल्मोनरी परिसंचरण कहते हैं तथा द्वितीय परिसंचरण हृदय और शरीर के अन्य भागों के मध्य पाया जाता है जिसे सिस्टमैटिक परिसंचरण कहते हैं। इसलिए आवश्यक है जिससे शुद्ध व अशुद्ध रुधिर मिश्रित न हो सके। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। ठीक है, तो अंतर देख लीजिए। पहला यहाँ पर जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। ठीक है, बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुँचाता है। दूसरा देखिए जाइलम खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है। फ्लोएम देखिए भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। तीसरा है जाइलम में नलिकाएं और वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है, बात करें फ्लोएम की तो चालनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं जीवित होती हैं। चौथा है जाइलम पदार्थों का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है। इसमें फ्लोएम में देख लीजिए पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो पराशर दाब के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ठीक है, तो ये भी आप अंतर देख सकते हैं। चलिए पहला देखिए कुपिका की संरचना महीन दीवारों वाले गुब्बारे के समान होती है। ठीक है,
जबकि विकराणु की जो संरचना होती है वो महीन दीवारों वाले कप के समान होती है। ठीक है। दूसरा है, कोशिका में महीन दीवारों वाली रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है जो गैसों का आदान प्रदान करती हैं। बात करें विकराणु की तो बोमेन सैम्पुट में भी महीन दीवार वाली कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लोरेमुलस कहते हैं। यह छनक का कार्य करता है। तीसरा देखिए कोशिका में ये कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा सकती हैं। बात करें विकराणु की तो ये तो रुधिर को छानने तथा पुनर्वसन के लिए अपना पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। चौथा है कोशिका में कोशिका केवल गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ही फेफड़ों को सत्ता प्रदान करती हैं, जबकि विकराणु का नलिकीय भाग मूत्रकोश तक भी ले जाता है। चलिए अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हमारे बोर्ड में पिछली बार आए थे, विभिन्न वर्षों में आए हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? पत्ती में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है किससे? जल से। कहाँ से? जल से निकलती है। अगला है यहाँ पर, प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो हमारे देखिए जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना में होती है। बात करें अप्रकाशिक अभिक्रिया की तो क्या होती है? हरित लवक की स्ट्रोमा में। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बनते हैं आपके एटीपी तथा NADPH2। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे एडिनोसिन ट्राईफास्फेट और इसे कोशिका का ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में आपकी देखिए क्या होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, तो क्या होता है? मंड या स्टार्च। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, तो क्या है आपकी? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए आपका यूपी बोर्ड में 2015-16 में आया है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। ध्यान देना, आहार नाल में देखिए सी के आकार की जो संरचना होती है आपकी क्या होती है? ग्रहणी। वो आपकी छोटी से इस तरह से होती है। ठीक है, ध्यान देना, ग्रहणी होती है। नेक्स्ट है, देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखना यहाँ 2018 में आया है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, तो ध्यान देना, ग्रास नली की जो लंबाई होती है आपकी 25 से 30 सेमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। देखिए हमारे मनुष्य में देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कृमिरोमी परिशिष्ट का भाग है, तो किसका? बड़ी आंत। तो जो आपकी देखिए आप लास्ट में रहता है, लगा रहता है एनस के साथ, तो आपकी बड़ी आंत में पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दंतों की संख्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक जबड़े में देखिए चौवर्णक की संख्या होती है वो 6 होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है, तो आपकी क्या होती है? एपिग्लॉटिस। क्या होती है? एपिग्लॉटिस। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है? तो देखिए पित्त रस का देखिए निर्माण होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। ठीक है, यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, यकृत स्रावित करता है, तो क्या आपका? पित्त रस। ठीक है, तो ये भी देखिए 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आहारनाल के पेशी संकुचन को कहते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण से आपके कर्माकुंचन। ठीक है, नेक्स्ट है, जठर रस स्रावित होता है, देखिए जठर रस हमारे क्या होता है? अमाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, जठर रस में निम्नलिखित में से एक नहीं पाया जाता है, तो क्या होता है आपका? है ट्रिप्सिन। बाकी देखिए ट्रिप्सिन देखिए आपका पाया जाता है अग्नाशय में, ध्यान देना। नेक्स्ट है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, तो एमाइलेज आपका देखिए क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। नेक्स्ट है, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है, तो क्या हो जाएगा आपका? सुक्रेज एंजाइम। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुक्रेज, तो सुक्रेज से ही। वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, देना आपका रेटिनाल। ठीक है, तो देखिए आपके विटामिन 2 प्रकार के होते हैं घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो BC आपके देखिए जल में होते हैं, किसमें? जल में घुलनशील होते हैं। बात करें ADEK, ठीक है, क्या क्या होते हैं? वसा में घुलनशील। तो आप लोग ध्यान देना, जल बेसी मत पी, जल बेसी मत पी।
ठीक है ना। इस तरह से जल बेसी मत पी आप बीसी जल में, ठीक है। इस तरह से ट्रिक से क्या कर सकते हैं आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, सॉरी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जल बेसी मत पी तो इस तरह से याद कर सकते हैं। और ADE की जबकि वसा में है तो आपका रेटिनल आपका विटामिन ए का क्या है नाम है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है, तो ट्रिप्सिन आपका देखिए प्रोटीन पाचन में, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किस पे, वसा पर। जब आपका स्ट्रिप्सिन एंजाइम होता है आपको वसा पर कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, तो बताए जल बेसी मत पी, तो आपका बी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी CRI स्कर्वी सी, तो आपका विटामिन सी होगा, ठीक है। और देखिए जो विटामिन सी होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। और स्कर्वी में क्या क्या होता है, आपके जो होठ है वो फटने लगते हैं, मसूड़े भी फटने लगते हैं, मसूड़े से ब्लड आने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो आपका संतरा, देखिए खट्टे फल होते हैं तो संतरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। देखिए जो हमारा बेरी होता है वो विटामिन B1 से देखिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्वान होते हैं, तो जो हमारा संतुलित आहार रहेगा उसमें प्रोटीन, खनिज लवण, वसा तथा सभी क्या होंगे मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्ति को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इससे तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों में विद्यमान ऊर्जा मापन की इकाई होती है, तो क्या होती है कैलोरी में, तो हम भोजन की जो ऊर्जा मापते हैं कैलोरी मापते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो आपका क्या पता है टाइलिन, लार में देखिए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है, तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा तीनों के देखिए पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किसमें श्वसन में, ठीक है, किसमें श्वसन में। और श्वसन क्या होती है आपकी कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट है ऊर्जा की मुद्रा है, तो पहले ही बता दिए है जो ऊर्जा की मुद्रा होती है क्या होती है ATP की फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं क्या होता है आपका, ये भी देखिए एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ये आपका नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि एडिनोसिन का फुल फॉर्म क्या है, तो ATP का तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। नेक्स्ट चलते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। देखिए हमारा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है क्या होती है आपकी कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनेसिस क्रिया में बनता है, तो आपका क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है, तो ध्यान देना आपके 2 ATP अणुओं का क्या होता है लाभ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव हृदय में कक्षों वैश्विक संख्या होती है, तो कितने की 4 को, ठीक है ना, दो अलिंद और 2 नीले, ठीक है, तो कुल 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी क्वेश्चन में फप्फू शिरा खुलती है या रुधिर खुलती है, ठीक है। देखिए हमारी जो फप्फू शिरा होती है पल्मोनरी शिरा वो की बाएं अलिंद में क्या होती खुलती है। नेक्स्ट है फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, तो देखिए जो हमारा शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद से आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, तो कौन ले जाता है आपकी महाधमनी, कौन जाता है महाधमनी ले जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो ध्यान देना हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं, जानते हैं। ए होता है आपका AB होता है, ठीक है, B होता है और O, इसमें AB को सर्वग्राही कहते हैं, क्या कहते हैं ये भी ध्यान, सर्वग्राही मतलब सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। और O को क्या कहते हैं आप लोग, O को कहा जाता है सर्वदाता, सॉरी O को क्या कहते हैं सर्वदाता, तो ये भी आप लोग ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए आपका हिम नामक जो देखिए हीमोग्लोबिन में वर्णक पाया जाता है, ठीक है, उसी कारण देखिए हमारा रक्त लाल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लसिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, कहाँ चला जाता है आपका फेफड़े में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो सुक्रोज के रूप में, किसमें सुक्रोज के रूप में होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर खनिज लवणों का अवशोषण होता है तो जड़ों द्वारा। जो हमारे पौधों में खनिज लवण अवशोषित होते हैं जड़ से होते हैं। नेक्स्ट है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है तो पहले ही भोजन आपको बता दें फ्लोएम के द्वारा और जल के करें तो जैलम द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर किस क्रिया द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचते हैं तो रसारोहण। ठीक है, तो रसारोहण का देखिए जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, डिक्सन व जॉली ने। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिक्सन व जॉली दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, रसारोहण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो लेकर आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका सी लैंगिक लक्षण देखिए त्वचा कार्य नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए पूछ रहा है मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित होती है किससे, तेल ग्रंथि से। ठीक है, नेक्स्ट है त्वचा के रंगाकण उपस्थित होते हैं तो ये देखिए आपकी मैल्पेगिही स्तर की मेलानोसाइट कोशिका में। ठीक है, तो आपके देखिए हमारी जो मेलानिन वर्णक होती है उसी का देखिए मनुष्य का जो कलर होता है वो सफ़ेद या डार्क होता है। चलिए यकृत संश्लेषित करता है तो आपका यकृत हमारे यूरिया का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है तो कौन करता है, आपका लीवर यकृत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोमेन संपुट भाग है तो आपको देखिए बोमेन संपुट जो हमारा भाग होता है वो वृक्क नलिका का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर की अधिकता के कारण। ठीक है, तो क्योंकि गर्मियों में क्या होता है जब टेम्परेचर अधिक रहता है तो पौधे उत्सर्जन अधिक ज़्यादा करते हैं, इसलिए जो पत्तियाँ होती मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटनाओं के नाम लिखो। ठीक है, देखिए उत्तर देख लेते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पढ़हरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपपदार्थ के रूप में निकलता है। ठीक है, या फिर सिंपल भाषा में कर सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा होती है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा, ठीक ना, क्लोरोफिल पत्तियों के क्लोरोफिल द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पौधों से जल लेकर ग्लूकोज का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा पढ़हरित की उपस्थिति में। और क्या करेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्या करेंगे ग्लूकोज और साथ ही जल और ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, देखिए विभिन्न घटक की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए आपका क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये तीनों क्या चारों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मनुष्य के दांतों की दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए मनुष्य के 32 दांत होते हैं तथा इनकी निम्नलिखित दो विशेषताएं होती हैं। पहला देखिए ये गर्ददंती थिकोडॉन्ट अर्थात अस्थियों के गर्त में फंसे होते हैं। ठीक है, देखिए गर्ददंती क्या होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे मसूड़ों में क्या होते हैं, फंसे होते हैं, जाम होते हैं। ठीक है, दूसरा दो क्वालिटी है मनुष्य के जीवन में दांत दो बार निकलते इन्हें क्या कहते हैं द्विबार दंती या डाइफाइडांट कहते हैं। एक दूध के दांत और दूसरे क्या होते हैं परमानेंट। तो जो दूध के दांत होते हैं 20 होते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़क दांतों की संख्या बताइए था, इनके कार्य लिखिए। तो देखिए प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़क दांतों की संख्या 2 जोड़ी होती है, ये भोजन को कुचने व चबाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए अगला कर है आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हमारे देखिए आहार नली के जो भाग हैं पहला आपका मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, आंत। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रसांकुर या विलाई कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है या रसांकुर का प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, तो पहले हमने बता दिया है, देखिए उत्तर में रसांकुर छोटी आंत में विशेषकर शेषांत्र इलियम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत में पाए जाते हैं रसांकुर और उनकी भित्तियों पर। ये आंत के अवशोषण तल को अत्यधिक लगभग 10 गुना क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये पचे हुए भोजन के अवयवों के अधिक अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो रसांकुर होता है वो जो पचे भोज्य पदार्थों का अवशोषण की जो दर होती है उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए क्रमाकुंचन क्या है, तो भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ने के लिए क्रमाकुंचन नामक एक विशेष प्रकार की गति होती है जिससे भोजन
पाचक रस के साथ अच्छी तरह मिल जाता है, वो आगे खिसक जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे हम भोजन क्या करते हैं मुख में लेते हैं तो हमारे देखिए मुख में गले के जब इसोफेगस या ग्रासनली में निकलता है तो वहाँ देखिए क्या भोजन में क्या होती है, गति होती है, जिसे क्या कहते हैं क्रमाकुंचन गति कहते हैं। नेक्स्ट है अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अवशोषण मैंने सोखना। तो देखिए आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ठीक है, जबकि बात करें स्वांगीकरण की तो देखिए पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीवद्रव तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीवद्रव के स्वरूप में विलीन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अर्थात श्वसन के बाद जो क्या होता है वो कोशिका में मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, चलिए विटामिन डी की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए विटामिन डी की कमी से आपका देखिए सूखा हो गया रिकेट्स तथा मृदुलास्थिर हो गया ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, जिसमें हड्डियाँ क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स क्या है, इनका निर्माण किन किन अवयवों से के भाग लेने से होता है। तो देखिए प्रोटीन की रचना जटिल होती है, ये जीवित शरीर का 14% भाग बनाती हैं। ये समांतर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बनी होती हैं। इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लोहा आदि भी इनमें आंशिक रूप से उपस्थित होते हैं। इनकी संयोजन इकाइयाँ अमीनो अम्ल होती हैं। ठीक है, ध्यान देना प्रोटीन की जो इकाई होती है क्या होती है, आपकी इम्यूनो अम्ल होती है। क्या होती है, इम्यूनो अम्ल। ये भी आप लोग ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर में या अतुल्य प्रश्न में पूछ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसके भोज्य पदार्थ स्रोतों को लिखिए। तो विटामिन ए की कमी से आपका देखिए रतौंधी, ठीक है, नामक रोग हो जाता है। इसके भोज्य पदार्थ स्रोत आपका गाजर, हरी सब्जियाँ, घी, मक्खन, अंडे, मछली आदि का तेल है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है, या फिर किन्हीं 2 प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम लिखे। ठीक है, देखिए उत्तर में अमाशय के जठर रस में अम्लीय माध्यम में पेप्सिन, ठीक है, तथा अग्नाशयी रस में क्षारीय माध्यम में ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो हमारे देखिए अमाशय के जठर रस में देखिए जहाँ पर अम्लीय माध्यम होता है वहाँ पर पेप्सिन कार्य करता है, तथा अग्नाशयी रस में जहाँ पर क्षारीय माध्यम होता है वहाँ पर क्या होता है, आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचन के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है संतुलित आहार से आप क्या आशय है। ठीक है, तो देखिए संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। ये तत्व उसमें मात्रा गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। तो आपके क्या कहलाएगा, संतुलित आहार। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख कारकों के नाम बताइए। तो जैसे कि आपका व्यक्ति की आयु, लिंग, वो स्त्री या पुरुष, व्यक्ति के शरीर का आकार, ठीक है, जलवायु तथा शारीरिक श्रम की व्यक्ति कितना कठिन परिश्रम करता है, तो इन सब पर क्या होता है, ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा देखिए है अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। ठीक है, तो देखिए चेहरे पर स्थित नासिका 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, नासिका के मध्य एक नासा पट होता है, इसे अंतरनासिका पट कहते हैं। इससे नासा गुहा 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे आपका देखिए नाक इस तरह से कुछ रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है, आपका ये 2 छिद्र हैं और आपका नासिका पट होती है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर NADP का पूरा नाम लिखिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए NADP का निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ATP तथा ADP का पूरा नाम लिखिए। तो ATP का देखिए पूरा नाम का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP का एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है श्वसन को परिभाषित कीजिए। अब देखिए श्वसन किसे कहते हैं, तो देखिए श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष ATP अणुओं में विभवी ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी श्वसन होती है कोशिकाएं में होती है, जहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो एक ATP के अणुओं से देखिए 673 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। नेक्स्ट है देखिए कह रहा है एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है,
तो एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से देखिए 38 ATP अणु क्या होते हैं हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो जानते हैं रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन के कारण देखिए हमारा जो रुधिर लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हृदय आवरणी तरल पदार्थ कहाँ पाया जाता है, इसका महत्व लिखिए। तो देखिए हृदय आवरणी तरल पदार्थ हृदय तथा हृदय आवरणी के चारों ओर तथा दोनों हृदय आवरणी परतों के मध्य पाया जाता है। यह हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है तथा हृदय को मुलायम और नम बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रुधिर में एंटीजन व एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो हमारे एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में तथा एंटीबॉडी आपके देखिए प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रुधिर की कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेती हैं? ध्यान देना रुधिर की लाल रुधिर कणिकाएं या RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर या इरिथ्रोसाइट क्या करती हैं? ऑक्सीजन के परिवहन में भाग लेती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी शिरा हृदय में ऑक्सीकृत रुधिर लाती है? तो देख लीजिए उत्तर में आपका फुफ्फुस शिराओं में शुद्ध रुधिर ऑक्सीजन युक्त पाया जाता है। ये हृदय में रुधिर ले जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों? ध्यान दीजिए पल्मोनरी धमनी हृदय से रुधिर फेफड़ों में ले जाती है। ठीक है, अतः इसमें अशुद्ध ऑक्सीजन विहीन रुधिर होता है। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है रुधिर दाब किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए रुधिर दाब वह दाब है जो बाएं नीले की संकुचन से मुक्त रुधिर द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर लगाया जाता है। धमनियों में यह अधिक होती है तथा धीरे धीरे कोशिकाओं में रुधिर के पहुंचने पर कम होने लगती है तथा शिराओं में सबसे कम होती है। रुधिर दाब के कारण ही धमनियों से रुधिर कोशिकाओं के द्वारा शिराओं तक पहुंचता है। ठीक है, तो ध्यान देना रुधिर दाब की देखिए जो खोज की थी वो की थी आपके विलियम हार्वे ने। किसने? एक साइंटिस्ट थे विलियम, देखिए यह है विलियम हार्वे। कौन? विलियम हार्वे। ठीक है, इन्होंने की थी। और देखिए जो हमारा रुधिर दाब मापा जाता है आपको देखिए रुधिर जब मापा जाता है किससे? स्फिग्मो मैनोमीटर। इसकी खोज भी किसने की थी? आपकी विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है परासरण किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जिसमें दो विलयनों घोलों का विलायक एवं अर्धपारगम झिल्ली के आर पार आ जाता है। इस क्रिया में दो अनुक्रियाएं सम्मिलित है। ठीक है, तो परासरण की देखिए अंतःपारगम झिल्ली होती है। जैसे दो विलयन यहाँ पर देखिए रखे गए हैं। यहाँ पर क्या होती है कि झिल्ली लगा दी जाती है, झिल्ली लगा दी बीच में से, जिससे क्या होता है जो हमारे जो अणु होते हैं क्या होता है एक झिल्ली के माध्यम से आर पार क्या होते हैं निकलते हैं। देखिए अंतःपरासरण जिसमें तनु घोल से शांत घोल की ओर होने वाला विसरण था। ठीक है, तो अंतःपरासरण में क्या होता है? जिसमें तनु घोल से शांत घोल की ओर होने वाला, ठीक है, विसरण, जो मतलब कि पतला घोल रहेगा उससे गाढ़े घोल की क्या होगा? झिल्ली की तरह विसरण होगी। बहिःपरासरण में क्या होता है? जिसमें सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर विसरण होता है। तो बहिःपरासरण में सांद्र विलयन जो गाढ़ा विलयन रहेगा उससे क्या होगा? आपका तनु माने पतले विलयन की ओर क्या होगा? जल के अणुओं का क्या होगा? विसरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं। देखिए जाइलम ऊतक पौधों में जल स्थानांतरित करता है जबकि पौधों में भोजन का स्थान फ्लोएम के ऊतकों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर मूल दाब की परिभाषा दीजिए। तो देखिए आपका जो उत्तर होगा मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की कार्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण विस्फीति अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम में पहुंचता है बल्कि तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे इतने ही प्रश्नों की, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ये आपका पहला वीडियो है। ठीक है, तो बाय बाय।